नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। देश की सांसें उखड़ रही हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इस आपदा के बीच न्यूज 18 के कैमरे पर एक ऐसा सच कैद हुआ जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। न्यूज 18 की टीम ने इस त्रासदी में भी ऑक्सीजन लूटकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने वालों का पता लगाया है। और जो हकीकत सामने आई उसे देख आपका दिल भी दहल जाएगा। ऑक्सीजन की काला बाजारी की खबर मिलने पर न्यूज 18 की टीम गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुंची। वहां सिलेंडर से भरा एक ट्रक खड़ा था। ट्रक के आसपास कई लोग मौजूद थे। पूछने पर मालूम हुआ कि ट्रक में लदे सभी ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए हैं और इन्हें फौरन अस्पतालों में भेजा जाना है। हमारे सिलेंडर नहीं है, जो हॉस्पिटल का माल है पूरा, अगर कुछ हो गया तो मेरे मैनेजर हो जाएगी, समझो आप। यानी सप्लायर ने पहले तो हमें मना कर दिया, फिर लेकिन कुछ ही पलों के भीतर उस ऑक्सीजन का सड़क पर ही सौदा होने लगा। प्लांट के बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर खुलेआम बेचे जाने लगे। सप्लायर थोड़ी सी ना नुकुर के बाद सिलेंडर देने को राजी हो गया। कब तक बता दोगे आप? 15-20 मिनट हो गए, अभी थोड़ी सी फैली है, मैं करवा दूँ, आराम से ही हो पाएगा ना काम, कोई दिक्कत नहीं। करीब आधे घंटे में सप्लायर ने 10 सिलेंडर वहीं के वहीं 10 गुना दाम पर बेच दिए। यानी जो सिलेंडर अस्पताल में मरीजों की जान बचाने के लिए रखे गए थे, उनका वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को इंतजार था, उनका खुलेआम सड़क पर ही सौदा हो गया। गुजरात के राजकोट से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां बंदूक के दम पर 3 बदमाशों ने गहनों की एक दुकान में लूटपाट की। दुकानदार ने बताया कि आरोपी वहां से 70 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। क्योंकि जिस तरह से तीनों बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसने सबको हैरत में डाल दिया। सामने आए वीडियो में 2 बदमाश ग्राहक बनकर दुकानदार से बात करते दिखे। तभी तीसरा आरोपी काउंटर से कूदकर उस दुकानदार के पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो दुकानदार संभल पाता, उस बदमाश के साथियों ने भी दुकानदार पर हमला बोल दिया। दोनों ने उसे फर्श पर गिराकर खूब पीटा और तीसरा पिस्टल दिखाकर उसे डराता दिखा। इसके बाद तीनों ने उसे बंधक बनाकर दुकान में मौजूद गहनों पर हाथ साफ कर दिया और वहाँ से भाग निकले। हमें उम्मीद है कि हम आरोपी को भी पकड़ लेंगे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची। दुकान में सब कुछ बिखरा मिला, जिसके बाद मामले में तफ्तीश जारी है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई। कोरोना का कहर झेल रहे देश के कई अस्पतालों में ऐसे वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अपोलो अस्पताल की तस्वीर ने तो हैरान कर दिया। वहां एक मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टरों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि गंभीर रूप से बीमार एक बुजुर्ग महिला की अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई, लेकिन इससे उसके रिश्तेदार भड़क गए और उन्होंने मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ पर ही हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में वहां जमकर मारपीट और हाथापाई होती दिखी। हंगामा कर रहे तीमारदारों ने डॉक्टरों तक को नहीं छोड़ा। अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई। ये सब तब हुआ जबकि कोरोना से जूझ रही दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ बिना अपनी जान की परवाह किए मरीजों को बचाने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। डॉक्टर और नर्स बेहद तनाव भरे माहौल में लोगों की जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। महिला थी, उनकी एक्सपायरी हो गई थी, तो उनके थोड़े जो सपोर्टर्स थे, उनके साथ जो अटेंडेंट थे, वो थोड़े एग्रेसिव हो गए थे, तो हमने पुलिस की हेल्प ली। जब लोकल पुलिस यहाँ पहुँची, सभी से बात करके और फिर इनको समझा के यहाँ से भेज दिया गया। मारपीट के इस मामले पर अपोलो अस्पताल की ओर से बयान भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक अस्पताल में महिला मरीज को ऐसे वक्त में लाया गया जब उसकी हालत बेहद नाजुक थी। लिहाजा डॉक्टरों ने तुरंत एक्शन में आते हुए मामले को गंभीरता से लिया और परिवार को बेड की कमी का हवाला देते हुए किसी ऐसे अस्पताल में मरीज को ले जाने के लिए कहा जहां बेड उपलब्ध हो। लेकिन दुर्भाग्य से सुबह 8 बजे मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वाले तोड़फोड़ पर उतर आए और अस्पताल को नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, डॉक्टरों और कर्मचारियों पर हमला भी किया गया। हालांकि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की मदद से किसी तरह हालात को काबू में किया गया। अपोलो अस्पताल ने मरीज की मौत पर दुख जाहिर किया और संकट की इस घड़ी में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मरीज के परिवार के रवैये को बेहद दुखद बताया, क्योंकि यही वो स्वास्थ्य कर्मी है जो महामारी के कहर के बीच भी लोगों की जान बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं। अमेरिका के एटलांटा शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती कार में
ऐसी भयानक आग लगी कि उसके ड्राइवर को सामने मौत नजर आने लगी। लेकिन राहत की बात यह रही कि कुछ पुलिसकर्मियों की होशियारी ने उसे बाल बाल बचा लिया। खुद पुलिस विभाग ने ही इस हादसे का वीडियो जारी किया, जिसमें सड़क पर खड़ी कार में आग सुलगती दिखी। लेकिन पुलिस के हाथ पांव तब फूले जब उन्हें कार के अंदर उसका ड्राइवर फंसा नजर आया। उसे देखते ही बदहवास पुलिस वाले इधर उधर दौड़ने लगे। गाड़ी लॉक हो चुकी थी। पुलिस वालों ने काफी कोशिश की लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। फिर एक पुलिसकर्मी ने कार पर फायर एक्सटिंग्विशर चलाना शुरू किया तो दूसरा लोहे की रॉड से कार की खिड़कियों के शीशे को चकनाचूर करने लगा। इस बीच चंद सेकंड्स के लिए कार के अंदर ड्राइवर बेसुध पड़ा नजर आया। वक्त गुजर रहा था और पुलिस वालों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसे में उनकी आवाज में खींच साफ सुनाई थी। लेकिन पुलिस वालों की सूझबूझ रंग लाई। उन्होंने कार का शीशा तोड़कर गाड़ी का लॉक खोला और कार के ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि एक गैस स्टेशन पर जलने वाली कार की दूसरी कार से टक्कर हो गई थी। जलने वाली कार के ड्राइवर को दौरा पड़ा और वो कार के अंदर ही फंस गया। देश भर में कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की। बैठक के समय पीएम मोदी ने अधिकारियों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने का निर्देश दिया। साथ ही पीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वो ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों की सभी एजेंसियां कोविड प्रबंधन के दिशा निर्देशों का ठीक से पालन करें। इस बीच बैठक में मौजूद अधिकारियों ने पीएम को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति में तेजी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राज्यों की मदद के लिए ओडिशा ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना की मार झेल रहे राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद राज्य के सभी प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया ताकि दूसरे राज्यों की मांग पूरी की जा सके। राजधानी भुवनेश्वर के एक प्लांट से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कर्मचारी सिलेंडर में रिफिलिंग करते दिखाई दिए। देश भर में मचे हाहाकार को देखते हुए वहां ऑक्सीजन के उत्पादन में इजाफा किया गया। इसी तरह की तस्वीरें राउरकेला और जाजपुर समेत कई जिलों से सामने आई। ऑक्सीजन से भरे इन टैंकरों को प्लांट से निकालकर राज्य से बाहर भेजने की जिम्मेदारी ओडिशा पुलिस पर है। पुलिस ने इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए ताकि राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी ना हो। एक स्वतंत्र सेल का गठन किया गया है और स्टेट वाइड डेडिकेटेड कॉरिडोर को इस्टेब्लिश किया गया है फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टेट। खबर है कि ओडिशा से ऑक्सीजन के इन टैंकरों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। दिल्ली के एक बड़े होटल में हाईकोर्ट के जजों, अधिकारियों और उनके परिवार के लिए 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने कोविड केयर सेंटर बनाने के आदेश को वापस ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के किसी भी आदेश की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं थी। सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि इस आदेश को तुरंत वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि अशोका होटल में जजों और उनके परिवार वालों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने के आदेश वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि इस आदेश को तत्काल वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए गए। दिल्ली के एक बड़े 5 स्टार होटल में हाईकोर्ट के जजों, अधिकारियों और उनके परिवार के लिए 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के मामले में केजरीवाल सरकार की किरकिरी हो गई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की और दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि ऐसी खबर है कि हाईकोर्ट के अनुरोध पर यह किया गया, जबकि उनकी ओर से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया। अदालत ने आगे कहा कि सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में उनके लिए 100 बेड की सुविधा का इंतजाम करना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक संस्थान के रूप में वो ऐसा नहीं कर सकते कि उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस तरह के किसी भी फैसले या आदेश की जानकारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री को नहीं थी और न ही किसी को इसकी कॉपी भेजी गई। लिहाजा है कि ऐसा कैसे हो गया। यूपी के आगरा के एक अस्पताल में भर्ती मरीज के घर वालों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि मरीज की हालत गंभीर होने पर इसकी सूचना डॉक्टरों ने फौरन तीमारदारों को दी।
मगर मरीज की मौत की अफवाह पर भरोसा कर उन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के एक महिला कर्मचारी ने हंगामा कर रहे इन लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद करीब 6 से 7 लोगों ने अस्पताल के दरवाजे को खोलने के लिए उस पर पैरों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ये देख गेट पर तैनात महिला कर्मचारी उन लोगों से भिड़ गई, जिससे हंगामा कर रहे लोगों ने महिला कर्मचारी पर ही हमला बोल दिया। फिर भी उस कर्मचारी ने हार नहीं मानी और एक लड़के से लोहे की रॉड छीनने की कोशिश करने लगी। तभी दूसरे लड़के ने महिला कर्मचारी के सिर पर हेलमेट से वार कर दिया। इस हमले से महिला कर्मचारी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। फिर भी मरीज के घर वालों ने हंगामा बंद नहीं किया और उन्होंने तोड़फोड़ जारी रखी। जिसके हाथ में जो चीज लगी उसको उन लोगों ने तहस नहस कर दिया। इस बवाल को देख अस्पताल की दूसरी महिला कर्मचारी सहम गई। हालांकि किसी तरह उसने जमीन पर गिरी अपनी साथी को उठाया। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई किया है। बताया गया कि इस मारपीट से महिला कर्मचारी को गंभीर चोट आई, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से की। राजस्थान के बाड़मेर में सेना ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 3 घंटे के अंदर 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार कर दिया। इस काम में सेना के 40 जवान जुटे, जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और गर्ल्स हॉस्टल में ऑक्सीजन से लैस 100 बेड का ये अस्पताल बनाकर प्रशासन को सौंप दिया। इसके लिए सेना के इन जवानों ने दिन और रात नहीं देखी। यही वजह रही कि वो बीती रात 9 बजे से वहां सारी व्यवस्थाएं करने में जुट गए। उन्होंने ट्रक से गद्दे उतारने से लेकर बिस्तरों पर चादर बिछाने तक का काम किया। सभी इंतजाम करते करते आधी रात कब हो गई इसका उन्हें मालूम भी नहीं चला। वो भविष्य में भी मदद के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा रोल है कि हम जितना भी सपोर्ट कर सके उतना करेंगे। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए ये व्यवस्थाएं दिल्ली अस्पताल के पास ही की गई हैं, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर तुरंत वहां के डॉक्टर हालात को संभाल सके। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कर्फ्यू के बीच बिना वजह घरों से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। हालांकि बेवजह सड़कों पर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया, लेकिन बाकी सभी लोगों को ऐसी सजा दी गई कि उनमें कई लोगों के पैर जवाब दे गए। पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने वाले लोगों को पंजों के बल उछलते हुए सड़क पर आगे बढ़ने को कहा। कुछ लोग तो डर के मारे तेजी से उछलते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। हालांकि उनकी होशियारी भी पुलिस के सामने ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ दूरी तक इसी तरह चलाने के बाद पुलिस ने सभी लोगों को समझा बुझाकर वहां से छोड़ दिया। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में मदद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के इलाज के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की कुछ वक्त के लिए भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक एक्स सर्विस में कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत काम करने वाले देश के 51 पॉलीक्लिनिक पर इनकी तैनाती की जाएगी। इनमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सहायक, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और चौकीदार शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे इस अतिरिक्त स्टाफ को 3 महीने के लिए रखा जाएगा, जिन्हें रात की ड्यूटी में तैनात किया जाएगा और इसके बदले में मेडिकल अफसर को 75,000 रुपए, नर्सिंग सहायक और फार्मासिस्ट 28,000 रुपए हर महीने वेतन मिलेगा, जबकि ड्राइवर को 19,700 रुपए और चौकीदार को 16,800 रुपए का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में भर्ती डॉक्टरों पर भी फैसला लिया, जिसके तहत इन डॉक्टरों के रिटायरमेंट का वक्त 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। बिहार के मोतिहारी में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत से गुस्साए कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस हंगामे से पहले सभी लोग वहां सड़क जैम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें समझाने के लिए पहुंची तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर ही धावा बोल दिया। बताया गया कि 3 पुलिसकर्मी भीड़ के हत्थे चढ़े, जिनके साथ मारपीट की गई। भीड़ के चंगुल में फंसे एक पुलिसकर्मी की तस्वीर भी सामने आई और उसके सिर से खून बहता नजर आया। कुछ लोगों के बीच बचाव की वजह से वो पुलिसकर्मी भीड़ के चंगुल से बचने में कामयाब रहा और वहां से निकलते ही उसने दौड़ लगा दी। इससे पहले सड़क हादसे में उस महिला की मौत से खफा लोगों ने रास्ते को जैम कर बहुत देर तक हंगामा किया।
कोरोना और ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे भारत के लिए विदेशों से दिल खोलकर मदद मिल रही है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि भारत को अब तक 7 देशों ने महामारी से लड़ाई में मेडिकल उपकरण देने का वादा किया है, जिन्होंने ये भी जानकारी दी कि वो इस संकट से निपटने में क्या और किस तरह की मदद देने वाले हैं। ब्रिटेन 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और करीब 150 वेंटिलेटर देगा, जिनमें 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंच भी चुके हैं। वहीं फ्रांस 2 चरणों में मदद की खेप पहुंचाएगा। पहले चरण में 8 ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट और लिक्विड ऑक्सीजन समेत कुछ दूसरे उपकरण शामिल हैं, जबकि अगले हफ्ते दूसरे चरण में 5 लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर भेजे जाएंगे। जर्मनी ने भी मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट, 120 वेंटिलेटर और 8 करोड़ KN95 मास्क देने का ऐलान किया है, जो धीरे धीरे अलग अलग खेप में पहुंचते रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया भी 500 वेंटिलेटर, 10 लाख सर्जिकल मास्क और 5 लाख P2 और N95 मास्क देगा। इसके अलावा 1 लाख जोड़ी दस्ताने और 20,000 फेस शील्ड भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत को संकट की इस घड़ी में सहायता करने वालों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, कुवैत और रूस भी इस लड़ाई में साथ देने के लिए आगे आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करीब 11:30 बजे BJYM केयर्स डॉक्टर टेली कंसल्टेशन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर बीजेपी नेता तरुण चुग और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहेंगे। BJYM केयर्स डॉक्टर हेल्पलाइन का मकसद घर बैठे लोगों तक मदद पहुंचाना है, ताकि लोगों को अस्पताल जाने की नौबत न आए। इस हेल्पलाइन के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों से सलाह ले सकता है। कोरोना संकट के साथ ही देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे में इसकी कालाबाजारी और आदेशों का पालन न करने वाली कंपनियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि राजधानी में सिलेंडर की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है, जो अस्पतालों को भी नहीं मिल रही, जबकि कीमत लाखों रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में सरकार इन कंपनियों को अपने कब्जे में ले और सिलेंडर भरने का काम वो खुद संभाले। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि जो कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 14,352 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि कोरोना की वजह से 170 लोगों की जान चली गई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 7,803 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि राज्य में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,27,840 है, जिनका इलाज चल रहा है। असम में शनिवार तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। असम में बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से शनिवार तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बाद रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना वजह घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत की मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को वैक्सीन देने की अपील की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हेमकुंड साहिब की यात्रा को फिलहाल टाल दिया गया। इस यात्रा की शुरुआत 10 मई से होनी थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुई। 7 आरोपी और उनका कार और रेमडेसिविर इंजेक्शन ये ताबे में लिए है। कोरोना संकट की मार झेल रही मुंबई में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों को अब डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना जरूरी होगा। अपने जवानों के बचाव और सुरक्षा के लिए कमिश्नर ने ये नया आदेश जारी किया। पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना के चलते करीब 106 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। तो इसी को देखते हुए नया आदेश जारी किया गया है। नए आदेश से जुड़े दिशा निर्देश भी सभी जोन के डीसीपी को भेज दिए गए और आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए कहा गया। बंदोबस्त के दरमियान पुलिस अधिकारी और अमलदार वो खुद कोविड-19 वायरस को एक्सपोज हो सकते हैं, इसीलिए किया गया है। कोरोना संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों के राज्यपालों से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने सभी राज्यपालों से कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ लेने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्यपालों से कहा कि वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर एक रास्ता निकालें, जिसके जरिए इस महामारी में पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सके। साथ ही रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों को भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन भरने का काम करने वालों में 5 के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया, जो सुनवाई में पेश नहीं हुए। लेकिन इसी दौरान केजरीवाल सरकार को भी जमकर फटकार लगाई और सख्त लहजे में यहां तक टिप्पणी कर दी कि हर तरफ से सिर्फ गड़बड़ी है, जिसको ठीक करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। इस आदेश पर भी अदालत ने नाराजगी जताई, जिसमें यह जिक्र है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन घर पर इलाज करा रहे लोगों को नहीं मिलेगा। कोर्ट ने पूछा कि ऐसा आदेश सरकार कैसे जारी कर सकती है? क्या जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा उनको इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा? हालांकि दिल्ली सरकार ने सफाई दी कि जमाखोरी की वजह से ये फैसला लिया गया। पूरी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन के अभाव में जान गंवाने वाले मरीजों का ब्यौरा 4 दिनों के अंदर मांगा है और कहा है कि इनके परिवार को मुआवजा राज्य को देना होगा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारी लॉकडाउन के विरोध में उतर आए हैं। वहां कोरोना मरीजों की तादाद एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी है, जिसके बाद सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी। लेकिन इन पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर होटल, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर पड़ा। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के फैसले से गुस्साए कर्मचारियों ने राजधानी बोगातो के एक चौराहे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। ये लोग चीनी मिट्टी की प्लेटों पर नारे लिखकर वहां पहुंचे और सरकार के विरोध में उसे तोड़ दिया। Un cierre más, no aguantamos más। लोगों ने सरकार से ये फैसला वापस लेने और उनकी रोजी रोटी की फिक्र करने की भी मांग की। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा देखते हुए कोलंबिया में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन इस फैसले से रेस्टोरेंट और बार में काम करने वाले हजारों लोगों की रोजी रोटी पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की मार छतरपुर में 2 दिन पहले शुरू किए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पर भी पड़ी। सरदार पटेल कोविड सेंटर ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है, ताकि और मरीजों को भर्ती किया जा सके। इस कोविड सेंटर में फिलहाल 149 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जबकि इसकी क्षमता 500 मरीजों के इलाज की है। कोविड केयर सेंटर का कहना है कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से और मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान को कोरोना हो गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत 7 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा 2 सहयोगी स्टाफ को भी कोरोना हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में 3 साल से बंद पड़े एक ऑक्सीजन प्लांट को 4 दिन में फिर शुरू कर दिया गया। बताया गया कि 150 लोगों ने 24 घंटे काम किया और जो प्लांट 90 दिनों में चालू होने वाला था, उसे महज 4 दिनों में शुरू कर दिया। इसके प्रारंभ होने से लगभग 3000 सिलेंडर पर डे मिलने लगेंगे और 30 मीट्रिक टन की इसकी क्षमता है। कोरोना संकट से निपटने में ब्रिटेन ने भारत की मदद की। ब्रिटेन से भेजे गए 100 वेंटिलेटर और दूसरी मेडिकल सप्लाई दिल्ली पहुंच गई। शूटर दादी के नाम से मशहूर 89 साल की निशानेबाज चंद्रो तोमर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में कोरोना दिन पर दिन बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 381 लोगों की मौत हुई, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिल्म सत्यमेव जयते 2 का रिलीज टल गई। जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 अब ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज नहीं होगी। बढ़ रहे कोरोना के संकट की वजह से ये फैसला लिया गया। अब जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। केजरीवाल ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल के पास रामलीला मैदान में कुछ वक्त के लिए एक अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें 500 आईसीयू बेड लगाए जाएंगे। 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा। अपने इस खत में उन्होंने राज्य के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी होने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जांच केंद्र बढ़ाने की मांग की। खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ आईपीएल को बीच में ही छोड़कर अपने देश लौट सकते हैं। कोरोना खतरे को देखते हुए दोनों ये कदम उठा सकते हैं। वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं, जबकि स्टीव स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना की वजह से 895 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में
398 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 67,752 मरीजों को इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं मुंबई में पिछले एक दिन में 4,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि 59 लोगों की जान चली गई। तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बेकाबू हो चुके हैं। एक दिन में 895 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदी के बावजूद एक दिन में 66,398 मामले सामने आए हैं। और बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं। मौत का आंकड़ा 24 घंटे में 895 था। ओडिशा के मयूरभंज से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 15 फीट लंबे कोबरा को पकड़ने में वन विभाग के लोगों के पसीने छूट गए। एक मकान के कमरे में घुसे किंग कोबरा को देखने के बाद उसकी खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वो लोग पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए। कुछ देर में ही एक कमरे में छिपे कोबरा को काबू में करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। कोबरा सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, इसलिए टीम का एक सदस्य कमरे में पहले दाखिल हुआ और फिर उसे स्टिक की मदद से बाहर निकाल लाया। इसके बाद सांप को शांत कर बोरे में कैद करने की कवायद शुरू की गई। इसमें थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि वो सांप पूरी तरह काबू में नहीं आ रहा था। इसी बीच जब उसे जबरन दबोचने की कोशिश हुई तो उसने पलटकर सांप पकड़ने वाले पर ही हमला कर दिया। सांप का यह हमला बेकार गया क्योंकि वो सतर्क था। इसके बाद सांप पकड़ने वाली टीम के 2 लोगों ने सावधानी बरतते हुए उसे दबोच लिया और फिर उसे एक बोरे में बंद कर दिया। It's not so easy to handle a king cobra, such a big king cobra. किंग कोबरा को काबू में करने के दौरान वहां काफी लोग जमा हो गए, जिन्हें करीब आने से मना कर दिया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद वहां का माहौल ही बदल गया। जो लोग दहशत से भरे थे, उनके चेहरों पर खुशियां लौट आईं। महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां 2 यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और दोनों ट्रेन और प्लेटफॉर्म के नीचे बीच में फंस गए। प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस के 2 जवानों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद दोनों भागकर वहां पहुंचे और दोनों यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। यूपी में भी कोरोना के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना के 32,993 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 265 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पिछले एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में अभी कोरोना के 3,06,000 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक डॉक्टर ने शव मांगने पर तीमारदार की पिटाई कर दी। जिस व्यक्ति का शव मांगा गया, उसकी मौत 2 दिन पहले कोरोना से हुई थी, जिसके बाद अस्पताल के बाहर खूब हंगामा हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर तमतमाते हुए बाहर आया और उसने शव मांग रहे लड़के का कॉलर पकड़ लिया। वो उसे थप्पड़ जड़ने लगा। डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उस लड़के से गाली गलौज भी की और मारपीट जारी रखी। इससे पहले उस लड़के ने अपने परिवार के सदस्य की मौत होने के बाद डॉक्टरों की काबिलियत पर सवाल उठाए। हंगामा बढ़ा तो वहां भीड़ जुट गई। इस पूरे बवाल के दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी खड़े दिखे, जिन्होंने डॉक्टर को रोकने की कोशिश तक नहीं की। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,417 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 98 लोगों की जान चली गई। तो वहीं पिछले एक दिन में करीब 11,500 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की बात करें तो राज्य में उनकी संख्या अभी 94,276 है। एक विज्ञापन में गांधी परिवार का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मुंबई के अंधेरी इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक फूड कंपनी के दफ्तर में प्रदर्शन किया। उन्होंने इस कंपनी पर अपने एक विज्ञापन के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। लेकिन कोरोना की वजह से कड़ी पाबंदी में कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टीका मंजूर नहीं होगी, ठीक है, टेक लीगल एक्शन, लेकिन आप लोगों को मारोगे, धमकाओगे, ये नहीं चलेगा। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से एयर इंडिया का एक विमान यात्रियों के बिना ही दिल्ली लौटा दिया गया। विमान के चालक दल के एक सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ल का रायपुर में कोरोना से निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख जताया। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोरोना संकट में मदद करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की तारीफ की। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया है, जिसमें सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 650 बेड वाला कोविड अस्पताल चला रहा है। इसके अलावा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 नए आईसीयू बेड भी बनाए गए हैं। अंबानी ग्रुप है, उनमें भी हमने भगवान देखा है। जो दूसरे को मदद करता है उसमें जरूर भगवान होता है।